नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल वन एग्जाम डॉट इन पर। मैं बड़े सिंह राठौर। जो बच्चे मुझसे बिजनेस स्टडीज़ पढ़ चुके हैं वो मुझे जानते होंगे। जो वन एग्जाम डॉट इन से आरपीएससी जो आपका स्कूल लेक्चरर का कोर्स हमसे कर रहे हैं वो भी हमें जानते हैं। आज की वीडियो का जो मूलतन जो मेन उद्देश्य है वीडियो बनाने का वो ये है कि मैं आपको ओल्ड पेपर जो पुराना पेपर है आरपीएससी का स्कूल लेक्चरर का 2018 का, एक तो उसको सॉल्व कराते चले अपन। उसमें भी वही सॉल्व कराऊंगा मैं आज की क्लास में। 40 क्वेश्चन अराउंड है जो कि बिजनेस स्टडीज के हैं, तो वो क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व कराते चल रहा हूँ। नंबर 1। नंबर 2, वन एग्जाम डॉट इन पे सारा का सारा कोर्स कंप्लीट हो चुका है। किसके लिए? फर्स्ट ग्रेड के लिए, जिसको स्कूल लेक्चरर भी कह सकते हैं आप, राइट। दूसरी बात, कंटेंट सारा ओके पड़ा है, वहाँ पे सारी चीज वहाँ पे अवेलेबल है। एमसीक्यू सीरीज चल रही है, रिवीजन क्लासेस। एमसीक्यू सीरीज काफ़ी हद तक बिजनेस स्टडीज़ की मैंने कंप्लीट कर दी है। रिवीजन क्लासेस भी हमारी स्टार्ट होने वाली है विद इन। मेरी तो अगले वीक से मैं स्टार्ट कर दूंगा बिजनेस स्टडीज़ की रिवीजन क्लासेस। यानी अपना कोर्स हो चुका है, अपन कोर्स अच्छी तरीके से डेप्थ में एनालिसिस करके अच्छी तरीके से कॉमर्स का जो पेपर 2 है उसका कोर्स अपन ने किया। पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात करूँ बिजनेस स्टडीज़ की, तो उसको अपन ने डेप्थ में पढ़ा। फिर उसके कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस किए कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। अब हम जो अगला पार्ट है वो ये है, हम उसको कराने जा रहे हैं रिवीजन। फॉर्म आ चुके थे, फॉर्म आप लोग भर चुके हो। 4 तारीख आई थिंक 4 जून लास्ट डेट थी, वहां तक आई होप आप लोगों ने भर दिए होंगे। और अब आपको लगना है तैयारी में। तो कोर्स ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे ऐप पर वन एग्जाम डॉट इन। गूगल प्ले स्टोर में जाके ऐप डाउनलोड कर सकते हो, वहां पे ऑलरेडी कोर्स अवेलेबल है, सारे कंटेंट अवेलेबल है, नोट्स सारे अवेलेबल हैं। अब हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो है हमारा रिवीजन क्लासेस। यानी हर सब्जेक्ट का, हर टॉपिक का हम क्या करेंगे, रिवीजन स्टार्ट करेंगे और बड़े सॉफ्ट में और बड़े अच्छी तरीके से उसको वापस जो पढ़ रखे चीजें उनका वापस हम क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, राइट। यूट्यूब चैनल के मीडियम से हम क्या करेंगे, सबका रिवीजन करेंगे। नंबर 2, मार्केट में काफी लोग हैं जिन्होंने कोर्स अभी लॉन्च किया है या अभी करने वाले हैं या थोड़े दिन पहले ही लॉन्च किया है। वन एग्जाम डॉट इन पे आप सब जानते हो काफी टाइम पहले ही हमारा कोर्स कंप्लीट हो चुका था, काफी टाइम पहले ही हमने इसको लॉन्च कर दिया था। उसके बाद जो न्यू सिलेबस आया है उसका हम वेट कर रहे थे। काफी हद तक तो हमें ये आशंका थी कि न्यू सिलेबस में कुछ विशेष चेंज नहीं होने वाले थे, और वो ही हुआ है, कोई ज्यादा चेंजेस नहीं हुए। तो आज की क्लास में हम ये भी बात करेंगे कि बिजनेस स्टडीज को लेकर क्या क्या चेंजेस हुए हैं और क्या एलिमिनेट हुए हैं। वैसे आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं उसको थोड़ा सा एलोबरेट करूंगा। और जो टॉपिक नए ऐड हुए हैं उसमें एक ही टॉपिक है जो नया है, बाकी सब एलिमिनेट कम ही हुआ है। आप लोगों ने ये अच्छी बात है कि आप लोगों ने ज़्यादा पढ़ लिया, जो कि कम पढ़ा जाता है हर बार कि भाई कम पढ़ा है और एक्स्ट्रा क्या पढ़ना है, लेकिन अपन ने बहुत कुछ पढ़ लिया। अगर पिछले से भी उठा के कुछ पूछ लेंगे तो भी आप लोग उसका आंसर दे सकते हैं, राइट। तो आज की क्लास में अपन एक तो 2018 का पेपर सॉल्व करेंगे जिसमें बिजनेस स्टडीज के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नंबर 2, दूसरी चीज अपन क्या करेंगे, नंबर 2 अपन ये बोलेंगे क्या क्या चेंजेस हुए न्यू सिलेबस और ओल्ड सिलेबस के अंदर। यानी हमें किन चीजों का ध्यान रखना है, क्या क्या चीजें हमें लिखते हुए चलना है, और क्या एड ऑन हुई है, क्या लेस हुआ है, वो भी अपन देख लेंगे। नंबर 3 मैं आपको ये बताऊंगा, पेपर 2 का एनालिसिस करके बताऊंगा कि किस में से कितने सवाल आने वाले हैं, किस में से कितने सवाल आने वाले हैं 2018 को बेस रखते हुए, ठीक है। 2018 को बेस रखते हुए विशेष कोई चेंज नहीं हुए हैं, आप अभी भी मिलाप कर सकते हो, आज भी मिलाप करेंगे अपन। विशेष 2018 और 2022 के कोर्स में कोई चेंज नहीं हुआ है। कुछ और चीजें थी 2018 के सिलेबस के अंदर, उनको हटा दिया गया, आरपीएससी ने ये अच्छा काम किया है। और कुछ नई जो ऐड की है वो लेटेस्ट को, करंट को देखते हुए ऐड की है, तो कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। पेपर 1 आप लोगों को पता ही है, आपका जो 150 नंबर का है, 75 क्वेश्चन से एमसीक्यू। उसके अंदर ये राजस्थान जीके और ये सारी चीजें उसके अंदर है, जनरल एप्टीट्यूड्स है, मैथ्स है, जनरल साइंस है, कंप्यूटर है, ये सारी चीजें उसके अंदर अवेलेबल है। और पेपर 2 के अंदर जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जो पेपर 2 का है, उसमें अपन ने स्टैट्स, अकाउंट्स और स्टैट्स जो साथ में है, उसके अलावा इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, और एक जो पार्ट है आपका पार्ट 4, ठीक है। तो उसमें कुछ टीचिंग एप्टीट्यूड्स के क्वेश्चंस है, जो टीचिंग रिसर्च जिसको हम कह सकते हैं, लर्निंग, टीचिंग, इस तरीके से फिलोसॉफी है, जो साइकोलॉजी उसकी है टीचिंग की, वो उसमें दे रखा है। और कुछ कंप्यूटर का पोर्शन है, तो उसको भी आज मैं थोड़ा सा बताऊंगा किस किस तरीके से किसके सवाल आएंगे, राइट। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। जिन बच्चों ने वन एग्जाम से कोर्स नहीं लिया, अभी भी कह रहा हूँ, सबसे तेज चल रहे, सबसे आगे चल रहे, आप कोर्स कंप्लीट हो चुका है हमारा। और जहां पे फॉर्म आया और वहां पे कोर्स कंप्लीट हो चुका है, दैट मींस हम बहुत आगे हैं, हम बहुत स्टेप आगे चल रहे हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें रिवीजन करना है।
अगर अब हम कोर्स शुरू करेंगे कराना तो 3 महीने तो कोर्स कंप्लीट होने में लग जाएगा, उससे पहले तुम्हारा एग्जाम हो जाएंगे, मतलब 3 महीने के बाद भी एग्जाम एकदम सिर पे आ जाएंगे। तो रिवीजन कब करोगे, एमसीक्यू कब करोगे और दूसरी चीजें कब करोगे, राइट। तो ये खुशनसीबी है, ये अच्छी बात है कि जो बच्चे हमसे एनरोल, काफी टाइम से हमारे बच्चे काफी सारे एनरोल हो रखे हैं हमारे साथ, वो बच्चे सारा कोर्स कर चुके हैं, अभी वो खुद रिवीजन कर रहे हैं, खुद अपने सेल्फ रिवीजन कर रहे हैं। उसके साथ उन्होंने बोला सर आप भी रिवीजन कराओ, तो रिवीजन तो हमें करवाना ही था, हम तो इंतजार कर रहे थे कब फॉर्म आए। वैसे का वैसा चाहे फर्स्ट टीआरए हो, जूनियर अकाउंटेंट, उसका भी हम वेट करेंगे, जिस दिन विज्ञप्ति आ जाएगी उसका हम उसका भी रिवीजन क्लासेस स्टार्ट कर देंगे, यानी रिवीजन तो होगा ही होगा। उसके बाद सबसे अच्छी बात जो मैं बताते थोड़ी सी रह गई कि ओल्ड पेपर सॉल्व करेंगे, ये करेंगे, रिवीजन भी करेंगे अपन। उसके साथ जो सबसे बेस्ट चीज अपन जो करने वाले हैं, फटाफट आप सब्सक्राइब कर देना यूट्यूब को, अपने चैनल को, कोर्स आप खरीद लीजिएगा, क्योंकि अब हम करने वाले हैं जूम क्लासेस पे डाउट सॉल्विंग क्लासेस लगाने जा रहा हूं मैं। जूम क्लासेस पे अपन क्या करेंगे, जूम टीवी पे अपन क्या करेंगे, सारे ऐड हो जाएंगे जूम ऐप पर, और जितने भी और भी कोई वाया होगा उस वाया से अपन क्या करेंगे, साथ आपके साथ में इंटरेक्ट करने वाला हूं, और इंटरेक्ट करते करते हम क्या करेंगे, डाउट सॉल्विंग करेंगे। यानी जितने भी बच्चे हैं वो जुड़ेंगे, आप अपने सवाल पूछिएगा, मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा, और कुछ सवाल मैं पूछूंगा आपसे और आपको उसका जवाब देना है। यानी एक क्लास वाली फीलिंग, फिजिकल क्लास वाली फीलिंग भी आपको दी जाएगी। आप किसी भी कोने में बैठे हो राजस्थान के, लेकिन आपको वो भी फीलिंग दी जाएगी। इसलिए आप तैयार रहिएगा, रिवीजन क्लास चलेगी, उसके बाद मैं डाउट सॉल्विंग क्लास का अनाउंसमेंट भी कर दूंगा, यूट्यूब पे के जरिए ही करूंगा, तो आप ध्यान रखिएगा। और ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप है अपना, वहां पे भी आप ज्वाइन कर लीजिए, और भी कोई न्यूज और इन्फॉर्मेशन आए तो वहां पे डाल देंगे। पर आपको ये बता दूं, बिजनेस स्टडीज की रिवीजन क्लास स्टार्ट होने वाली है, नंबर 2 फॉर फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर, एंड नंबर 2 हम डाउट सॉल्विंग क्लास भी स्टार्ट करने वाले हैं फॉर फर्स्ट ग्रेड और स्कूल लेक्चरर, राइट। तो आज की क्लास शुरू करते हैं अपन, दूसरी बातें करते सारी, आज के अनाउंसमेंट करने थे जो मैंने कर दिए, अब शुरू करते हैं अपनी क्लास, और क्लास के साथ ही अपन इस पे आ जाते हैं क्या क्या आज अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलो शुरू करें। जी सर शुरू करते हैं, बिल्कुल करते हैं, नेक काम में देरी क्यों, बिल्कुल। ये देखिएगा, ये न्यू सिलेबस है आपका, ये क्या है, ये न्यू वाला सिलेबस है। एक बार मैं सिलेबस की बात कर देता हूं, फिर मैं आपको पेपर का एनालिसिस कर देता हूं, एक छोटा सा पेपर का एनालिसिस कर देता हूं, उसके बाद अपन क्या करेंगे, उसके बाद अपन करेंगे ओल्ड पेपर का सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास अपन, ओके तैयार हो, चलो शुरू करें। ये तो बात आपको पता ही है, सीनियर सेकेंडरी लेवल का आ रहा है, आपके ग्रेजुएशन लेवल का आ रहा है, और पीजी लेवल का आ रहा है, ठीक है। ये सब आपने कोर्स देख ही रखा होगा, राइट। आई होप इतना टाइम बाद तो आपने कोर्स देख ही रखा होगा। पेपर 2 की बात करें अपन, पेपर 1 में क्या था, पेपर 1 में सर जीके है, जीके में राजस्थान जीके भी आएगी सर, मैथ्स भी है कुछ, और कुछ पोर्शन जनरल साइंस का भी है, और हिंदी इंग्लिश तो है जो है ये, ठीक है। तो वो आप देख लेना, पेपर 1 को आप ज्यादा हार्ड नहीं होगा, उसके ऊपर भी आप अगर रिक्वेस्ट करोगे तो मैं एक एनालिसिस वीडियो बना लूंगा। चलो पेपर 2 की बात करते हैं अपन, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अकाउंटिंग है, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज है, अकाउंटिंग है, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज है, राइट। अपन बात किसकी कर रहे हैं, अपन कर रहे हैं बिजनेस स्टडीज, क्योंकि ये जो थोड़ा है ये आपको क्या पढ़ाएगा, बिजनेस स्टडीज पढ़ाएगा, ठीक है। पढ़ा चुका है और आगे रिवीजन भी करवाएगा और डाउट सॉल्विंग क्लासेस भी करवाएगा। बड़ा मजा आएगा, बड़ा आनंद आएगा, आप लोगों से मिलने का भी मुझे इंतजार है, और आई होप, इतनी उम्मीद करता हूं आप लोगों भी कर रहे होंगे। चलो सबसे पहले बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सोल प्रोप्राइटर, जॉइंट स्टॉक कंपनी, ये हो चुका है भैया, ये सेम ही था, पिछले वाला सेम है, कोई चेंजेस नहीं, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर भी कोई मूल्यतान विशेष कोई चेंज नहीं है, बिल्कुल सर किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं है, जो पीछे था वो का वो सेम है, और इसके अंदर किसी प्रकार का चेंजेस नहीं है। और ये ध्यान रखना, मैं इसके अंदर ऐड करने वाला हूं क्लास, आपके ऐड करने वाला हूं किसकी, एक तो फेयोल की, एक तो फेयोल की, एक तो हेनरी फेयोल की, एक तो हेनरी फेयोल की, और एक कर रहा हूं FW टेलर की, ठीक है। ये दो क्लासेस मैं आपके अंदर, दो क्लासेस आपके नोट्स के अंदर, यानी इसके नोट्स प्लस क्लासेस वीडियोस मैं ऐप के अंदर भी अपलोड करने वाला हूं, और आज शाम तक हो जाएगा या कल सुबह तक कर दूंगा मैं इसको, ठीक है। उसके अलावा जो बच्चे नहीं है और उनको सिर्फ यही पढ़ना है, तो मेरे YouTube चैनल, इसी YouTube चैनल पे प्लेलिस्ट में आप UGC नेट का देख लीजिएगा, उसमें आपको मिल जाएगा क्या, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, हेनरी फेयोल के जो 14 प्रिंसिपल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रिंसिपल मैनेजमेंट, वो करने हैं, और FW टेलर के जो साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, उसको करना है, ठीक है। ये दोनों वीडियो मैं आपके ऐड कर दूंगा। तो आपको ऐड क्या हुआ है, ये दो वीडियो ऐड हुए, मुझे थोड़ा सा पेपर को देखते हुए लगा कि इनको भी ऐड कराना चाहिए, इनमें से सवाल आ सकते हैं। चलो तीसरी बात, कैपिटल मार्केट करा चुके हैं, सेम है, कोई चेंजेस नहीं, नए में भी पुराने में था सेम था, मार्केटिंग सेम था, किसी प्रकार की कोई चेंजेस नहीं है, सब सेम था, ठीक है सर। ये हो गया पहला, यानी सीनियर सेकेंडरी लेवल में तो किसी प्रकार का कोई चीज नहीं है,
ठीक है, नेक्स्ट ग्रेजुएशन लेवल की तरफ करते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 मैं करवा चुका हूं, 1872 करवा चुका हूं, कुछ सेक्शंस इसकी बाकी है, कुछ सेक्शंस इसकी बाकी है, तो मैं वो रिवीजन क्लास को साथ में ही करवाने वाला हूं, इसलिए मैंने इसको पहले ही बाकी रखा था कि रिवीजन क्लास के साथ में ही कराने वाला हूं। बाकी लगभग 80% हो चुका है, कुछ 5-7 सेक्शन से 5-7 प्रोविजन से जो मैं रिवीजन क्लास के साथ कराऊंगा, रिवीजन भी हो जाएगा और नया 4 चीज ऐड कर लूंगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट मैंने हालांकि 1986 भी करवा दिया था आपको, उसके साथ साथ मैंने 2019 भी करवा दिया था। दोनों वीडियो आपको अवेलेबल करा रखे, मैंने दोनों करवा रखे, पढ़ रखा है। कोई विशेष चेंज जो लिमिट में चेंज है तो नई वाली याद रखनी है, लेकिन दोनों के प्रोविजन याद रखना, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है अपने पास, कोई नया ऐड नहीं है सर, बिल्कुल। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट भैया कोई नहीं कराएगा, इतना अच्छी तरीके से मैंने करवाया है, कोई नहीं करवाएगा, इतना अच्छी तरीके से करवाया है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, बड़ा मस्त के माफिक आपको करवाया है, और आप देख लेना सारे वीडियो वहां पे अवेलेबल है। ह्यूमन रिसोर्सेज HR करवा रखा है मैंने, बिल्कुल सर। ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट आपने करवा रखा है, उसके साथ साथ मैंने ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग भी करवाया है। तो अगर यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो आप ये मत सोचना कि सर इसको छोड़ देगा, प्लानिंग तो है ही नहीं कोर्स में, लेकिन उसको करना कि उसका जुड़ता हुआ पार्ट है। कोई बड़ी बात नहीं, एक क्लास की बात है, थोड़े से नोट्स की बात है, पढ़ लेना उसके साथ साथ, राइट है। तो आपको हेल्प ही होगा, क्वेश्चन अगर इधर उधर 19-20 भी हो गया तो आप उसका जवाब दे पाओगे। मीनिंग एंड नेचर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता मैंने करवा चुका हूं, अच्छी तरीके से करवा। पिछले बार में ओल्ड में क्या था, यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप इन राजस्थान था, ये लिखा हुआ था। काफी बच्चे, ये वीडियो मैंने नहीं लिया था, काफी बच्चे पूछ रहे थे, मुझे तब भी लगता था कि इसका कोई सेंस नहीं है। राजस्थान में एंटरप्रेन्योरशिप, जीके में, राजस्थान जीके में पढ़ी लोगे कि इंडस्ट्री के लिए और इस तरीके से स्मॉल MSME के लिए क्या क्या किया है राजस्थान जीके में, आप इस चीज को पढ़ी लोगे, करंट में पढ़ लोगे, इकोनॉमिक सर्वे में पढ़ लोगे, वहां पे यहाँ पे देने का कोई सेंस नहीं था, इसलिए मैं नहीं करवा के रखा था, रोक रखा था। फिर मैंने कहा अगर नहीं हटेगा तो फिर तो करवाना ही पड़ेगा, लेकिन चलो ठीक है, अपनी अच्छी जो मेरा एक्सपेक्ट में कर रहा था वो हो गया और ये हट गया। तो मीनिंग और नेचर एंटरप्रेन्योर करा रखा है, 2 चीज एक्स्ट्रा ही करवा रखी है। चलो, यानी ये भी हो गया, ग्रेजुएशन लेवल भी हो गया, ओके सर। तीसरा, ये अपन क्या कर रहे हैं भैया, ये ध्यान रखना, अपन कर रहे हैं जो हमने कर रखा है और न्यू सिलेबस में ताकजाक कर रहे हैं कि कुछ नया ऐड तो नहीं हुआ या पुराना कुछ हटा है क्या नहीं है, वो भी मैं बता दूंगा। वैसे हर कोर्स का करेंगे, जैसे TRA को भी मैं बैच कर रहा हूँ, TRA भी बैच कंप्लीट है मेरा, तो उसमें भी ऐसा ही है कि अगर कुछ ओल्ड सिलेबस ही चल रहा है, 2012 वाला ही चल रहा है, 11 वाला आई थिंक, तो उसको चेंज होगा तो अपन उसको देख लेंगे ना, डरते क्यों। चलो, कंज्यूमर बिहेवियर एंड कंज्यूमर मोटिव्स पढ़ा चुका हूं, कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर मोटिव वही है। कंज्यूमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट भी पढ़ा चुका हूं और ये भी पढ़ा चुका हूं, वो सारा उसके अंदर। मार्केटिंग रिसर्च भी पढ़ चुके हैं, उसके अंदर एक एनालिसिस भी था, मार्केटिंग रिसर्च और एनालिसिस जुड़ता ही है। तो जो पढ़ी हुई चीज उसको आपको छोड़ना नहीं है, जो पढ़ लिया उसको छोड़ना नहीं है, वो जुड़ता ही है, दोनों एक साथ ही। एनालिसिस रिसर्च का मतलब क्या हुआ, एनालिसिस करना है नहीं रिसर्च करना, दोनों की बात तो सेम ही है। तो मेरा जो वीडियो है वो पूरा इसको कवर करते हुए चल रहा है। रोल ऑफ एडवर्टीजमेंट इन मार्केटिंग, ये भी करवा चुका हूं। इसके साथ एक और था पिछली बार में, स्ट्रेटेजीज इन एडवर्टीजमेंट। चाहो तो छोड़ सकते हो, लेकिन मैंने इसको पूरा का एक ही वीडियो बनाया है, तो आप छोड़ना चाहोगे तो भी नहीं छोड़ पाओगे, पढ़ लो ना, ज्यादा यार क्या फर्क पड़ता है, 5-10 मिनट तो ज्यादा पढ़ना है। तो स्ट्रेटेजी इन एडवर्ट, चाहो तो उसको वहां से छोड़ सकते हो या उसके नोट नहीं पढ़ोगे चलेगा, लेकिन पढ़ लेना। जुड़ता है तो मतलब मारवाड़ी में क्या होता है, भिड़ता है मतलब पूछ भी जा सकते हैं, ठीक है। चलो, रिसेंट ट्रेंड्स इन मैनेजमेंट, ये सर ये नहीं पढ़ाया आपने, ये नहीं पढ़ाया था, बिल्कुल आपकी बात सही है, ये मैंने नहीं पढ़ाया था। रिसेंट ट्रेंड क्यों, ताई नहीं, नए सिलेबस में है, पुराने सिलेबस में ताई नहीं, तो पढ़ाई कहां से, ठीक है। तो इस बार वाले में है, तो भैया इसकी एक अलग से क्लास लगा दूंगा। चलो, आज की घोषणा, रिसेंट ट्रेंड्स कुछ नहीं है, नए क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं मैनेजमेंट में, जैसे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट आजकल ज्यादा चल रहा है, ठीक है, और एक बेंचमार्किंग ज्यादा चल रहा है, ठीक है, रीबेंचमार्किंग पीछे से वापस उसको देखा जाए, ये सारी स्ट्रेटेजी है जो लेटेस्ट चल रही है मैनेजमेंट में, ये सारी मैं वापस पढ़ा दूंगा, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये एक पेंडिंग रहा है अपने आज के कोर्स के हिसाब से, जो बताना चाह रहा हूं, जिसको वापस पढ़ना है, मतलब उसको एक वीडियो में आपको अपलोड कर दूंगा और उसको पढ़ा दूंगा, ठीक है। रिवीजन क्लास चलती रहेगी, उसके साथ ये वीडियो भी आपको मैं डाल दूंगा। चलो, तो मतलब सर कोर्स तो आपने जो ओल्ड पढ़ाया था वही है, न्यू में तो कोई विशेष चेंज नहीं आया। बिल्कुल चेंज ये आया है, एलिमिनेट हो गया मतलब निकाल दिए गए हैं कुछ कोर्स में से सब्जेक्ट, जैसे कि क्या निकाल गया है, कंपनी सेक्रेटरी निकाल दिया गया है, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं। दूसरा क्या निकाल दिया गया है, दूसरा निकाल गया है सर मीडिया मैनेजमेंट करके एक चीज थी, उसको भी उखाड़ फेंक दिया गया है। ये 2 टॉपिक्स है जिनको क्या कर दिया गया है, निकाल दिया गया है, एलिमिनेट कर दिया है। बहुत अच्छा किया, कम करोगे उतना बढ़िया, तो कम कर दिया गया है। तो आपके स्टोर में से, आपके वीडियो जहां पे है अवेलेबल, उसमें से वीडियोस में से भी कंपनी सेक्रेटरी और मीडिया मैनेजमेंट दोनों में उखाड़ के बाहर फेंक दूंगा, ठीक है।
तो ये दो चीजें कम पढ़नी है, अब नहीं पढ़नी इन दो चीजों की, बाकी सारी चीजें वही है। एक चीज ऐड करनी है, वो है रिसेंट ट्रेंड्स इन मैनेजमेंट, जो मैं आपका ऐड कर दूं। राइट, ये तो बात हुई हमारी किसकी, ये तो बात हुई सर अच्छी अच्छी बात की आपने न्यू सिलेबस की और ओल्ड सिलेबस। जो कंफ्यूजन बच्चों का था कि सर इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस है और क्यों, आप थोड़ा बताइए बिजनेस स्टडीज में क्या आया। और काफी टाइम से मुझे संदीप सर भी कह रहे थे कि इसके बारे में एक वीडियो क्लैरिफिकेशन वीडियो होना चाहिए था, जो मैंने आज कर दिया। ठीक है, दूसरी बात एक एडिशनल, अब जब आई गया हूं आप लोगों के सामने तो कुछ चार बातें अच्छी करते हुए चलते हैं। दूसरी बात जो मैंने कही थी वो ये थी कि हम क्या करेंगे, हम करेंगे सर यहां पे एनालिसिस पेपर टू का एनालिसिस करते हुए चलते हैं अपन। पेपर टू का क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। और एनालिसिस बड़ा ही मजेदार करना चाह रहा हूं मैं। पेपर टू के अंदर एक तो आपको क्या चल रहा है आपका कि सर एक तो चल रहा है सर बिजनेस स्टडीज, जो आप वाला सब्जेक्ट है। ये बिजनेस क्या है, बिजनेस ऐसे कैसे जा रहा है, बिगड़ कैसे रहा है बिजनेस स्टडीज। एक है आपका इकोनॉमिक्स, एक है सर आपके अकाउंटिंग, कुछ अकाउंटिंग है एंड उसके साथ ही कुछ स्टैट्स भी है। अकाउंटिंग के साथ स्टैट्स भी है, मीन मीडियन और इस तरीके से कुछ है, प्रोबेबिलिटी भी है सारी है। और उसके साथ एक सर वो टीचिंग वाला भी है हमारे, क्या टीचिंग कह दो या लर्निंग कह दो, ठीक है, या फिर कंप्यूटर कह दो, साइकोलॉजी। ठीक है, ये साइकोलॉजी है, समझ जाना इस बात को, ये भी है। ठीक है, ये आपको सेल्फ पढ़नी है, कुछ नहीं है विशेष। कंप्यूटर के सवाल है, कितने किससे सवाल आएंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। बिजनेस स्टडीज कि जो मैं 2018 पेपर को बेस लेते हुए एमसीक्यू के हिसाब से मैं आपको स्ट्रेटेजी बना रहा हूं, एनालिसिस कर रहा हूं। बिजनेस स्टडीज के क्वेश्चंस आएंगे आपके 40। पहले तो बात ये समझ लो कि पेपर टू के अंदर क्वेश्चंस कितने आने वाले हैं। पेपर टू के अंदर क्वेश्चंस कितने आने वाले, क्वेश्चंस आने वाले हैं भैया आपके 150। 150 एमसीक्यू है @2 मार्क्स ईच, 2 नंबर 1, तो ये कितना हो गया 300 नंबर का पेपर होगा ये आपका। कितने का होगा 300 नंबर का। कितने क्वेश्चन आएंगे 150 आएंगे। राइट, नेगेटिव मार्किंग है क्या सर, बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल है। नेगेटिव मार्किंग होगा, कितना होगा कि 1/3 होगा। कितना होगा 1/3 होगा। ठीक है, तीसरी बात ये 150 हो गया, 2 नंबर का 300 हो गया। कितना टाइम मिलेगा सर, 3 घंटे मिलेंगे, 3 आवर्स। ये सिलेबस के नीचे सारी चीजें जानकारी लिखी हुई है, साथ साथ में बताता जा रहा हूं। बता इसलिए रहा हूं कि 150 में से किसका कितना वेटेज है उसको देखते हैं अपन। ठीक है, 150 में से किसका कितना वेटेज है उसको देखते हैं। बिजनेस स्टडीज का कितना वेटेज है कि सर 40 एमसीक्यू आएंगे बिजनेस स्टडीज के। कितने आएंगे 40 एमसीक्यू आएंगे, बड़े मस्त नंबर दिलाने वाले एमसीक्यू आएंगे। कितने 40 इंटू 2 यानी कितने हो गए 80 नंबर का इसमें वेटेज है। 300 में से कितने का 80 नंबर का। इकोनॉमिक्स के सर कितने आएंगे, इकोनॉमिक्स के आएंगे करीबन 35 से लेकर 36 क्वेश्चंस। कितने आएंगे 35 से 36। अकाउंटिंग के कितने आएंगे 44 से लेकर 45 क्वेश्चंस आएंगे। अकाउंटिंग और स्टेट्स 5 क्वेश्चन ज्यादा हो गए, 5 इकोनॉमिक्स से ले लिए गए, इधर जाएंगे। कारण क्या, यहाँ पे स्टेट्स एड ऑन है। ठीक है, स्टेट्स इसका हिस्सा है। और ये टीचिंग लर्निंग इसके कितने आएंगे, इसके आएंगे 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 एमसीक्यू ये आएंगे सर। ऐसा ही आएंगे, ये मैं 2018 को बेस लेते हुए बता रहा हूं। कंफर्म आएंगे कि नहीं आएंगे इसका नहीं कह सकते, 2018 का बेस यही था, तो लगभग ये आएंगे। 2-3 क्वेश्चन इधर उधर हो सकते हैं, बाकी यही एवरेज रहने वाला है। ये तो कंफर्म है भैया, ये तो आप लिखवा लो, ये तो पूरा ही पूरा कंफर्म है कि रहने वाला एवरेज यही है। ओके ठीक है सर, बात समझ में आ गई। यानी 80 मतलब ये 80 मार्क्स बता दिए मैंने आपको। ठीक है, सेम 30 से 35 क्वेश्चन इसके एमसीक्यू इसके, 40 से 45 एमसीक्यू इसके और 30 एमसीक्यू इसके और 40 एमसीक्यू इसके। यानी सबसे आपको 1 2 3 जब ये 3 कर लेते हो तो 150 में से आपके 120 क्वेश्चन 120 एमसीक्यू हो जाता है, आपके पक्के हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। और इस 30 में से भी 5 एमसीक्यू तो आपके केस के आएंगे, कंप्यूटर के आएंगे। और आप लोगों के लिए कंप्यूटर के वीडियोस भी मैं डाल दूंगा। कंप्यूटर के वीडियो मेरे संगणक में पढ़ा रखे हैं, वो मैंने टीआरए वालों के लिए भी डाल रखे हैं, वो आपके लिए डाल दूंगा। उसमें आपके आ जाएगा एमएस वर्ड आ जाएगी, एक्सेल आ जाएगी, और ये जो आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है ना, जो मेन आपके कोर्स में है ना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ये सारी चीजें, ये भी उसके अंदर मैं क्या कर दूंगा, ऐड ऑन कर दूंगा। ठीक है, यानी कंप्यूटर के बारे में हो जाएगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ जाएगी जो इसके अंदर आ जाएगी। ओके सर, बात समझ में आ गई हमें। और जो सर इसका क्या करेंगे, टीचिंग लर्निंग, इसका तो आपने कुछ बताया नहीं, इसका क्या करेंगे। इसका देखो ऐसे तो आप थोड़ा सा हटके है, लेकिन इसके लिए आप क्या करो, इसके लिए आप यूजीसी नेट का, यूजीसी जो नेट होता है, यूजीसी नेट के यूट्यूब पे चैनल, कई सारे चैनल अवेलेबल है यूट्यूब पे, कई लोग पढ़ाते हैं, हम भी पढ़ाते हैं, कई लोग पढ़ाते हैं। इसके अंदर एक पेपर 1 होता है, इसके अंदर भी पेपर 1 के अंदर होता है टीचिंग एप्टीट्यूड, एक सब्जेक्ट होता है, क्या होता है टीचिंग एप्टीट्यूड। और भी होता है एक रिसर्च एप्टीट्यूड होता है, वो आपका काम का नहीं है। तो आप सब्जेक्ट टीचिंग एप्टीट्यूड, ये टीचिंग एप्टीट्यूड ही आपके ये जो 20 से 25 नंबर का एमसीक्यू है ना, वो इसी में से आएंगे, आप देख लेना।
कितने, टीचिंग एप्टीट्यूड जो वहां पे एक सब्जेक्ट है उसके अंदर। तो सर इसका वीडियो कहाँ मिलेगा, इसका कंटेंट कहाँ मिलेगा? यूट्यूब पे बहुत सारे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है जो टीचिंग एप्टीट्यूड को पढ़ाते हैं, तो आप उनके वीडियोस देख लो, उससे आपको टीचिंग एप्टीट्यूड का पता चल जाएगा। है कुछ नहीं टीचिंग एप्टीट्यूड में, कुछ टेक्निक्स है, कुछ मैथोलॉजी है, कुछ साइकोलॉजी है, बच्चों को पढ़ाते समय क्या चीजों को ध्यान रखना और लर्निंग करते समय क्या चीजों को ध्यान रखना, ये सारी चीजें जो आपको वहां पे मिल जाएगा, जो 20 से 25 एमसीक्यू आपके वहां पे कवर करवा लो, राइट। तो ये तो हुआ पेपर 2 का एनालिसिस आपके सामने। तो बिजनेस स्टडीज के कितने क्वेश्चन आएंगे सर? 40। 2018 के क्वेश्चन उठा के देखते हैं 40 क्वेश्चन कौन से थे जिसको आज अपन सॉल्व करेंगे और किस तरीके से उनका लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या था उसको भी आज अपन देखते हुए चलते हैं। तो शुरू करते, बिल्कुल सर शुरू करते थे ऊपर वाले का नाम लेके, बिना विलंब किए हम इस चीज को शुरू कर देते हैं। ठीक है भैया, ये लो शुरू कर दिया मैंने, ये शुरू कर दिया। ठीक है, क्या लिखा हुआ इसके ऊपर? कॉमर्स लेक्चरर, प्राध्यापक, स्कूल लेक्चरर, फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स का, राइट। 2018 का पेपर है, पेपर की तारीख हुई थी 10/1/2020 में हुआ था। ठीक है, 18 का पेपर 20 में हुआ था। अब देख लेना आप क्या स्थिति है। वैसे अपना हो जाएगा, विज्ञप्ति आ चुकी है, सरकार जाने वाली है, मतलब नया इलेक्शन होने वाली है, सरकार जाएगी नहीं जाएगी इसका मैं नहीं कह सकता, इलेक्शन होने वाला है। तो ये मानते हैं इलेक्शन जब सरकारें जब लास्ट स्टेज पे होती है तो इलेक्शन होता है तो फटाफट वो अपनी सारी वैकेंसियां जो उन्होंने घोषणाएं कर रखी थी उसको कंप्लीट करा के जाने की उनकी ऐसी मंशा होती है। कारणवश कई बार नहीं हो पाती पूरी, लेकिन ज्यादातर 80% पूरी होती है। तो जो बच्चे टीआरए फर्स्ट ग्रेड के लिए भी जो चिल्ला रहे हैं बहुत मार्केट में हाउ कर रहे हैं, मेरे सामने भी कर रहे हैं बच्चे काफी, तो भैया मैं कह दूं हो सकता है हो जाएगी। कैलेंडर में नहीं आया, ये नहीं आया, वो नहीं आया, फलाना ढिंगाना जो भी है हो जाएगी, आप चिंता मत करो, करानी ही पड़ेगी सरकार को। इन्होंने जब इतनी घोषणाएं कर दी तो उसको करानी ही पड़ेगी, आप चिंता मत करो। चलो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। अच्छा, सबसे बड़ी बात 2018 का जो पेपर था फर्स्ट ग्रेड का बहुत ही आसान था पेपर था, देखिएगा अपन पढ़ चुके इसलिए अपने लिए आसान है, नहीं पढ़े उनके लिए तो हर चीज मुश्किल है। शुरुआती किससे हो रही है? शुरुआती बिजनेस स्टडीज से हो रही है। पहला क्वेश्चन ही किससे? बिजनेस स्टडीज का क्वेश्चन है। देखिएगा क्या बोलता है, स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट इंक्लूड फॉलोइंग एस्पेक्ट, मानव संसाधन प्रबंध के क्षेत्र में निम्नलिखित पहलू शामिल है, इसमें से क्या शामिल है? तो ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट आपने पढ़ा है, अच्छी तरीके से पढ़ा है तो आपको समझ में आएगा। लेबर और ह्यूमन रिसोर्सेज की बातें होती है वहां पे, किसकी? श्रम एवं मानव संसाधन की बातें होती है वहां पे, उनके वेलफेयर की बात होती है, उनके कल्याण की बात होती है, उनके इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप यानी औद्योगिक संबंध पहलू, यानी किस तरीके से हम लेबर और मैनेजमेंट में संबंध बना के रखे, ये सारी बात होती है। तो बोले ह्यूमन रिसोर्सेज मानव संसाधन प्रबंध के अंदर किन किन चीजों को इंक्लूड किया जाए, तो ये तीनों ही इंक्लूड हो जाएंगे और आंसर हो जाएगा फोर्थ, ऑल ऑफ द अबव। एक और अच्छी सी चीज बताता हूं, ट्रिक छोटी सी, किसी को कहना मत, अपने पास में दबा के ऐसे कार्ड बांध के रख देना, मेरी ट्रिक है तो आप भी आजमा लो। आरपीएससी, स्पेशली आरपीएससी, क्या पता आरपीएससी सुनना ले, धीरे से सुनना आप लोग। आरपीएससी में अगर इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और ऑल ऑफ द अबव लिखा हुआ होता है तो ऑल ऑफ द अबव हमेशा सही है, ऑल ऑफ द अबव हमेशा सही है। ना तो बनाने वाला मेहनत करता है ना चेक वाले को मेहनत चाहिए, इसलिए ऑल ऑफ द अबव हमेशा ही सही है। इसी में मैं 10 क्वेश्चन बता दूंगा और कहीं पे भी आजमा के देख लेना, कोई भी पुराने चाहे कॉलेज लेक्चरर है कुछ भी देख लेना, ऑल ऑफ द अबव ही सही है, समझे? ये बात किसी को कहना मत, पर ये देख लेना ऑल ऑफ द अबव। हाँ, एक आध कभी कोई चोट कर लेगा तो कर लेगा, एक आध करेगा ना 10 तो सही पड़ जाएंगे, ऑल ऑफ द अबव हमेशा सही है। चलो, यानी हमेशा ध्यान रखना, सिर्फ 4 मैं तो क्या करता हूँ 4 होते हैं ना, उसमें से 2 मुझे लगे कि भाई बात एकदम खरी है, 2 तो बात सही है, तो एक ये तो आंसर हो नहीं सकता दोनों, तो ऑल ऑफ द अबव दिखा है तो मतलब वो कंफर्म है। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट इज टू, मानव संसाधन प्रबंध का सार है, उनका मेन काम किसके लिए है, किसको मैनेज करना है? तो जब नाम ही मानव संसाधन है तो भैया क्या दिमाग खराब कर रहे हो, मानव कोई को जो व्यक्तियों के संबंध में होगा ना, व्यक्तियों को प्रबंध करना ही होगा ना, वहां पे मानव का प्रबंध करना ही होगा, तो ह्यूमन बीइंग, तो मैनेज टू ह्यूमन बीइंग यही होगा, क्योंकि नाम ही उसका ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट है। सेकंड वाज द आंसर। थर्ड, स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, इस ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट का क्षेत्र कितना है, यानी उसकी क्या स्कोप कितना है, क्षेत्र कितना है, कितना है उसका, क्या क्या चीजें उसके अंदर आती है। फिर अपनी ट्रिक, किसी को मत करना, किसी को बताना मत। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट तो है ही है, पढ़ते अपन इसका। ऑर्गेनाइजेशन एंड डेवलपमेंट डाउट है सर, क्या पता आएगा कि नहीं आएगा, ऐसा मतलब नॉर्मल स्टूडेंट की बात कर रहा हूं मैं, पढ़ रखा है उसको तो पता है। ऑर्गेनाइजेशन संगठन तो है ही उसके अंदर, किस संगठन में क्या मानव संसाधन का मैनेजमेंट लगेगा वो तो आपको पता ही होना चाहिए। पर्सोनेल रिसर्च, पर्सोनेल का मतलब होता है जो लोग वहां पे काम कर रहे हैं, पर्सोनेल रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। आंसर क्या हो गया? ऑल ऑफ द अबव। क्यों? क्योंकि यहाँ थोड़ा बिलता बिलता लग रहा है, क्या पर्सोनेल रिसर्च यानी किसका? स्टाफ और इसका
जो वहां पे काम कर रहे हैं उनका रिसर्च और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट तो कराना ही पड़ेगा स्टाफ का, एम्प्लॉइज का। ये दो। तीसरे में डाउट था, ऑल ऑफ द अबव दिखा, आंसर चौथा राइट। चलो नेक्स्ट, फोर्थ, द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स आर इंट्रोड्यूस्ड बाय, एक कंसेप्ट होता है MOB कंसेप्ट होता है, कौन सा होता है? MOP, सॉरी MBO, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य, मैनेजमेंट किसके लिए? किसी उद्देश्य के लिए मैनेजमेंट होना चाहिए, राइट। ये एक तरीके से कुछ नहीं, एक कंसल्टेंट सर्विसेज है। कंसल्टेंट सर्विसेज मतलब आप सलाह किसी को देते हो मैनेजमेंट के बारे में, तो MBO कर आप देते हो ज्यादातर, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, यानी सबसे पहले पूछते हो कि आपका भैया ऑब्जेक्टिव क्या है, मैनेजमेंट या प्रबंध करना है तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, सबसे पहले तो आप किसको पता करो, उसके ऑब्जेक्टिव को पता करो, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है, उसको ऑब्जेक्टिव पता करने के बाद वो ऑब्जेक्टिव आप ट्रांसलेट करो किसको? एम्प्लॉइज को, जो नीचे काम कर रहे हैं ना लोग, उनको भी बताओ ऑब्जेक्टिव, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है पहले तो ये पूछो। फिर आपके जो बिजनेस में दूसरे लोग काम कर रहे हैं उनको ये ऑब्जेक्टिव उनको समझाओ पहली बात। तीसरी बात, समझाने के बाद उनको मॉनिटर करो, क्या वो आपकी बात सही समझ पाए कि नहीं पाए, यानी जो चीज आप चाह रहे हो वो उस तरीके से कर रहे हैं या किसी और को, बार बार उसको नजर भी तो रखनी पड़ेगी, उनको मॉनिटर करो। फिर मॉनिटर करने के बाद उनका इवेल्यूशन करो, मूल्यांकन करो, उसका इवेल्यूशन करो। इवेल्यूशन करने का मतलब उनको मूल्यांकन करो भाई जो काम परफॉर्मेंस कैसी है, जो मैंने दिया था टास्क उसको एज इट इज वैसा किया कि नहीं किया। और फिर अच्छा लगे तो क्या करो, लाइक और सब्सक्राइब करो, यानी अच्छा लगे तो क्या करो, आप रिवार्ड दे दो उनको, क्या दे दो, रिवार्ड दे दो। अगर उनकी परफॉर्मेंस बढ़िया लगे तो परफॉर्मेंस रिवार्ड। तो यही 5 तरीके की एक्टिविटीज होती है जो किस में आती है, वो आती है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। अब बोलते हैं ये जो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव है, जो एक आपने बताया था, नॉर्मली अपन ये बोलते हैं भाई आपका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, लोग उस तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। फिर काम करने के बाद उनका रिजल्ट कार्ड देख लो, रिजल्ट कार्ड के बाद जो बेस्ट है उसको अवार्ड दे दो, नहीं तो निकाल दो, लात मार दो, ठीक है। MBO, सवाल यह है कि ये जो कंसेप्ट है MBO ये किसने दिया था, तो याद रखना पीटर F ड्रकर ने दिया था। किसने दिया था? पीटर F ड्रकर ने ये कंसेप्ट दिया था। आंसर हमेशा याद रखना। ऐसे 2-3 ऑथर से उनकी भी बात करेंगे, रिवीजन क्लास में भी बात करेंगे अपन, काफी चीजें मैं लेके आऊंगा, पिटारा लेके आऊंगा रिवीजन क्लासेस के अंदर। उसके लिए सब्सक्राइब करना पड़ेगा, इस वीडियो के नीचे कमेंट करना पड़ेगा, तो मुझे लगेगा बच्चे इंटरेस्टेड है, बच्चे वेट कर रहे हैं इस भर्ती को हासिल करने के लिए, राइट। मैंने हमेशा कहता हूँ 1 एग्जाम का बच्चा ही नौकरी लेगा और कोई नौकरी नहीं ले पाएगा, ऐसा नहीं, भगवान करे सबको नौकरियां मिले, इतनी नौकरियां निकले, बेरोजगारी ना रहे, लेकिन हम हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से कहते हैं भाई अपना बच्चा पढ़ा हुआ उसको नौकरी मिलना ही चाहिए। चलो, पीटर एफ ड्रकर ने क्या निकाला था? मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। ये कंसेप्ट उसने दिया था। किस में दिया था? उसने एक किताब लिखी थी, किताब का नाम यहां पे लिख लो, जब इस वीडियो को देख रहे हो थोड़ा थोड़ी चीजों को नोट करते जाना, काम आ जाए, क्या पता सवाल इस तरीके से आ जाए इस बार। ये इन्होंने 1954 में एक किताब लिखी थी, पीटर एफ ड्रकर ने 1954 में किताब लिखी थी। किताब का नाम क्या था? द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। पीटर एफ ड्रकर ने किताब लिखी थी द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, उसके अंदर ये कंसेप्ट दिया था, क्या? मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, द मीनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता, उद्यमिता का मीनिंग क्या है, उसका मतलब क्या है, उसका आशय क्या है? तो भैया उसका आशय क्या है देखिएगा एक एक चीज। अब देखना यहाँ पे चोट होगी, देखना ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द का तो टिक मत करना, थोड़ा सवाल भी पढ़ना है, ऐसे नहीं सर ने बोला ऑल ऑफ द अबव सीधा जाके उसको टिक मार दो, ऐसा नहीं, थोड़ा सवाल भी पढ़ना, दिखे तो ऑल ऑफ द अबव। टू बी अपॉइंटेड एज चीफ एग्जीक्यूटिव, CEO बनेगा। उद्यमिता का मतलब यही है क्या? एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब ये है कि सीधा जाके क्या बन जाओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन जाओ? नहीं, ये मतलब हो नहीं सकता, सीधा ऑफिसर थोड़ा बनना है, कोई एग्जाम थोड़ा है। डिजायर फीलिंग एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू स्टार्ट अ न्यू असाइनमेंट, ये थोड़ा लग रहा है अपने जैसा। टू बिकम मिनिस्टर, लो बात ही खत्म हो गई, सरकार में क्या मिनिस्टर बनने का मतलब है एंटरप्रेन्योरशिप? नहीं, तो ऑल ऑफ द अबव हो नहीं सकता, क्योंकि ये गलत हो गया। एक पता चल गया, अब दोनों में से, इन दोनों में से क्या दिखेगा? तो सीधी सीधी बात है, जिसने इतना इजी सवाल है एंटरप्रेन्योर पढ़ा है, तो इतना इजी सवाल आप आराम से आंसर दे सकते हो कि उसकी मन की इच्छा होनी चाहिए, किसी व्यक्ति द्वारा नए काम को प्रारंभ करने की इच्छा, भावना, योग्यता, संगीता, ये नहीं मतलब इच्छा, भावना, योग्यता, इच्छा, क्या बोले उनका, कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो ये क्या हो गया? न्यू असाइनमेंट, कोई न्यू असाइनमेंट करने के लिए एबिलिटी, और ये तो आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड। आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड। ओके, समझ गए? चलो नेक्स्ट, विच ऑफ दिस इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योरशिप का कैरेक्टरिस्टिक विशेषता कौन सी नहीं है इसमें से? देखो, वो इनोवेटिव होता है, बिल्कुल होता है, चिल्ला चिल्ला के आपने क्लास में बताया था, इनोवेटिव तो होता ही होता है। तो एक तो ये तो सही है, मतलब सही आंसर नहीं है, मतलब मैं ऐसे ठीक कर रहा हूं, मतलब ये तो सही है। दूसरा, ऑर्गेनाइजिंग, संगठन दक्षता, यानी सबको ऑर्गेनाइज करके रखना पड़ेगा, इकट्ठा करके रखने की उसके अंदर स्किल होती है क्या? बिल्कुल होती है सर।
रिस्क टेकिंग, तो बिजनेस तो मतलब रिस्क टेकिंग पे ही है बापू, उसके अलावा कोई है ही नहीं। उदासीन विचारधारा, इनडिफरेंट अप्रोच, क्या ऐसी होती है क्या? नहीं नहीं सर, उदास रह गया तो मर जाएगा ना, बिजनेसमैन बन रहा है, कोई गजल का गायक थोड़ा बन रहा है जो उदास रह जाए। तो उसको क्या, उदासीनता तो उसके अंदर विचारधारा में होनी नहीं चाहिए, हमेशा पॉजिटिव विचारधारा होनी चाहिए और जोश के साथ एंथुजियाज्म होना चाहिए उसके अंदर। चलो नेक्स्ट, द टर्म एंटरप्रेन्योर एंड मैनेजर, एंटरप्रेन्योर उद्यमिता और प्रबंधक, क्या ये दोनों सेम है? मरिए सेम नहीं हो सकते, कभी सेम नहीं हो सकते, इट्स अ रॉन्ग, फॉल्स। ये क्या है? फॉल्स, ये कभी सेम नहीं हो सकते। मैनेजमेंट तो भाई आखिर मैनेजर की स्किल होनी चाहिए, एंटरप्रेन्योर यानी उद्यमिता उसको बिजनेस करने की, वो नौकरी कर रहा है, ये धंधा चला रहा है, दिन रात का फर्क है भैया, तो ये दोनों सेम नहीं हो सकता, तो इसमें इफ और बट की तो बात आती नहीं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट का फंक्शन क्या नहीं है, यानी उसका क्या कार्य नहीं है इनमें से? मोटिवेटिंग करना कार्य है, बिल्कुल है सर, मोटिवेटिंग तो होना ही चाहिए, उसका कार्य है बच्चों जो नीचे काम करे उनको भी मोटिवेट करे। मैनेजिंग चेंज यानी परिवर्तन प्रबंध, हर बार अपने प्रबंध अपने मैनेजमेंट को चेंज करे, अपने मैनेजमेंट स्किल को चेंज करे, किसी को इस तरीके से हैंडल करे, किसी को इस तरीके का हो तो हो ही है। डेवलपिंग एंड डेवलपमेंट और ट्रेनिंग, ये तो होना ही पड़ेगा, डेवलपमेंट ट्रेनिंग अपन पहले ही पढ़ चुके हैं, ये तो इसका हिस्सा ही है। लेकिन क्या गुड्स और सर्विसेज बेचना यानी सेवा उत्पाद और सेवा विक्रय का काम है क्या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का? नहीं, उसको कोई लेना देना नहीं है उनसे, ना प्रोडक्शन से लेना देना, ना सेलिंग से लेना देना, ना किसी से, राइट? तो उसको किसी प्रकार का कोई लेना देना इससे नहीं है। तो आंसर पूछा नॉट है, इसमें से कौन सा नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट, विच स्किल्स आर नॉट रिक्वायर्ड बाय एचआर, यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मैनेजर जो उसका मैनेजर है उसमें से इनमें से कौन सी नॉट है, नहीं पूछा है कि कौन सी स्किल नहीं होनी चाहिए उसके पास। स्टाफिंग यानी स्टाफिंग, सबको संगठित करना, नए सिलेक्शन करना, रिक्रूटमेंट करना, प्रोसेसिंग, सिलेक्शन, ये सब होना चाहिए, तो होना ही चाहिए, नहीं तो फिर मतलब क्या ह्यूमन रिसोर्सेज का, मैनेजमेंट का। कम्युनिकेशन, बिना कम्युनिकेशन तो घर में लड़ाई हो जाती है, या तो पूरे एम्प्लॉय को मैनेज करके चलना है, पॉसिबल। एथिकल कंडक्ट, बिल्कुल नैतिकता व्यवहार तो रखना ही पड़ेगा, ऐसे हर किसी को ऐसे बचका तो ना सकते हैं, नैतिकता तो रखनी पड़ेगी। क्या टेक्निकल मशीन नॉलेज उसको होना चाहिए? बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। उसको क्या लेना देना मशीन कैसे चलती है कैसे नहीं चलती, कोई इंजीनियर थोड़ा बनना है उसको। उसको ना तो टेक्निकल मशीन का नॉलेज होना चाहिए, ना गुड्स और सर्विस उसको बेचनी है, ना प्रोडक्शन से लेना देना, किसी से उसको लेना देना, उसको सिर्फ मानव संसाधन का मैनेजमेंट करना, उसका नाम ही ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। तो आंसर हो गया फोर्थ। नेक्स्ट, व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, देखो हट गया अपने कोर्स से तो डिलीट कर देते हैं अपन इसको पढ़ने का कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। क्या ड्यूटी होगी ये, वैसे इसका आंसर थर्ड होगा, दोनों ही ड्यूटी होगी, एडमिनिस्ट्रेशन बोर्ड अभी मैंने पढ़ा रखा है, लेकिन आप छोड़ो इसको, पको उसको बाहर। हु कैन मेक अ कंप्लेंट बिफोर कंज्यूमर फोरम, पढ़ा चुका हूं अच्छी तरीके से, कंज्यूमर फोरम के अंदर कौन कंप्लेंट दाखिल कर सकता है? कंज्यूमर कर सकता है, ये तो सर सीधी सी बात है, वही करेगा, नहीं वो नहीं, कंज्यूमर भी कर सकता है, कोई वॉलंटरी स्व इच्छा से कोई कंज्यूमर एसोसिएशन जो काम कर रहा है मार्केट में वो भी कर सकता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट भी अपने संज्ञान से कोई काम कर सकती है, कंप्लेंट करके भी कार्रवाई कर सकती है। तो ऑल ऑफ द अबव वाज द आंसर, ऑल ऑफ द अबव क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट में बी डिस्चार्ज बाय, एक कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज यानी खत्म पूरा कंप्लीट कब होता है कॉन्ट्रैक्ट? एक कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट तब होता है जब या तो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म पूरा हो गया है, यानी आपने बोला कि सर आप मेरी गाड़ी खरीदोगे, मैंने बोला बिल्कुल खरीदूंगा, 5 लाख रुपए में, मैंने 5 लाख आपको दिया, आपने मुझे गाड़ी दे दी, कॉन्ट्रैक्ट खत्म, काम पूरा हो गया ना, परफॉर्मेंस कंप्लीट, पूरा हो गया परफॉर्मेंस, काम खत्म, तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म। या तो इससे कंप्लीट होगा, बिल्कुल सही बात है। ऑपरेशन ऑफ लॉ, हाँ कई बार कानून अपना पावर इस्तेमाल करता है, भाई नहीं ये तुम्हारा ये गलत है, इसको खत्म करो कॉन्ट्रैक्ट को, तब भी डिस्चार्ज होएगा, यानी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। कानून के पास तो सबसे बड़ी पावर है, अगर सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा तो भाई नहीं होगा। तीसरा, म्यूचुअल एग्रीमेंट, आपसी समझौते से कि भाई अब ठीक है अपनी नहीं बन रही, दोनों लोगों ने शादी कर ली, अपनी बन रही, आपसी म्यूचुअल समझौते से अपना कॉन्ट्रैक्ट को वो क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, तो भी खत्म हो सकता है। यस, तो तीनों आंसर राइट है, तो ऑल ऑफ द अबव आंसर है, यानी कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस पूरा होने से, कानून के ऑपरेशन से, या फिर खुद के स्वयं म्यूचुअल एग्रीमेंट से भी खत्म हो सकता है। नेक्स्ट, विच ऑफ दिस नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट का आवश्यक एलिमेंट क्या नहीं है इनमें से? जब एसेंशियल एलिमेंट जो सेक्शन 10 है उसको मैंने पढ़ाया था आपको, उसमें मैंने चिल्ला चिल्ला के सारी बात बताई थी, अराउंड 10 एक है जो आवश्यक है, इसमें से नहीं को पहचानना है जो नहीं है। देखो, कंपिटेंसी ऑफ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं आपस में उनकी क्षमता, यानी वो 18 साल के ऊपर होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, कॉन्शियस माइंड का होना चाहिए, सारी चीजें तो होनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, ये तो होना ही चाहिए, सॉरी इसको मैं टिक नहीं करता, कंफ्यूज हो जाओगे, ये तो होता ही है। एडुकेसी भी कंसिडरेशन, पर्याप्त मात्रा में कंसिडरेशन भी होना चाहिए, जो उद्देश्य है उसकी वैधता यानी लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, इलीगल ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, और ये सर्व संपत्ति, ये कॉन्सेसियस, ये कहां से आ गया? तो यही क्या है आपका
नॉट है एसेंशियल पार्ट, ये इसमें कहीं पे भी ये लिखा हुआ नहीं है, कॉन्सेंसस नहीं लिखा हुआ, सर्वसम्मति नहीं लिखा हुआ, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट आर द गोल्स ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग के उद्देश्य क्या है? नए कस्टमर को जोड़ना, बिल्कुल। सुपीरियर वैल्यू, अपनी सुपीरियर वैल्यू, प्रॉमिसिंग यानी उद्देश्य ऐसा रखना है कि अपनी जो मूल्य है उसको और बढ़ा रखे, अपनी सुपीरियर पे ले जाए। करंट कस्टमर, ग्रो करंट कस्टमर बाय डिलीवरिंग सेटिस्फिकेशन, सीधी सी बात है, पहले ही उद्देश्य है मार्केटिंग जो मैंने पढ़ाया था, चिल्ला चिल्ला के बताया, उसकी नीड को क्या करना है, सेटिस्फाई करना है, उसकी नीड को क्या करना है हमें, उसकी जरूरतों को, उसकी नीड को, उसकी मांग को हमें क्या करना है, सेटिस्फाई करना है, उसको संतुष्ट करना है, यही है। तो ग्रो करंट कस्टमर जो है उनकी सेटिस्फिकेशन लेवल को बढ़ाना है, ये तीनों ही है, तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द। देखो 14 क्वेश्चन किए, बहुत इजी, सिंपल सिंपल चीज है, बहुत एक बार ध्यान से पढ़ना है। पढ़ना क्या है, नॉट है कि नहीं, यस है कि नहीं, क्या पूछ क्या रहा है, ये पढ़ना है आपको, ठीक है। 15, द मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर इन ए पब्लिक कंपनी, एक पब्लिक कंपनी के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर कितने होने चाहिए, तो उसका आंसर होगा 15, कितना हो जाएगा 15। वैसे रिवीजन में भी कराऊंगा, यहाँ पे भी देख लीजिए, वापस बताता हूँ, प्राइवेट और पब्लिक कंपनी मैंने पढ़ाया था, अगर मैंने वहां पे नहीं बताया तो वैसे रिवीजन में मैं इसको वापस से चिल्ला चिल्ला के वापस करवाऊंगा, आपको सही करवाऊंगा, चिंता ना करें। मिनिमम मेंबर कितने चाहिए प्राइवेट कंपनी के, भैया 2। मैक्सिमम कितने चाहिए पब्लिक कंपनी में, सॉरी मिनिमम पब्लिक कंपनी में कितने चाहिए कि 7। यहाँ कितने चाहिए थे, 2, किसमें, प्राइवेट में। वहां कितने चाहिए, 7। ये यहाँ पे नहीं लिखे, मैं एक बार अलग से इसको थोड़ा सा करवा दूं, नहीं तो आप बोलोगे सर इसी में सब क्या करा रहे हो, ये लो, ठीक है, इसको मैं एक बार के लिए हटा ही देता हूँ, लो ये लिख दो प्राइवेट, ये पब्लिक, याद हो जाएगा आपको थोड़ा लिखवाने से। मेंबर्स की बात करें अपन, किसकी बात करें, मेंबर्स की। मिनिमम कितने चाहिए, जैसे मिनिमम यहाँ पे 2, तो यहाँ पे कितने चाहिए, 7, ठीक है मिनिमम। मैक्सिमम कितने चाहिए सर, यहाँ पे 200, कई बार सवाल आ चुके हैं, मैक्सिमम प्राइवेट कंपनी के मेंबर कितने हो सकते हैं, 200 के, यहाँ पे कोई है नहीं सर, यहाँ पे किसी प्रकार की कोई लिमिट नहीं है, ओके ठीक है। डायरेक्टर्स की बात करते हैं अपन, मिनिमम डायरेक्टर यहाँ पे कितने चाहिए, यहाँ पे मिनिमम डायरेक्टर चाहिए 2, तो मिनिमम यहाँ पे कितने चाहिए, 3, कितने चाहिए 3 मिनिमम, ठीक है। मैक्सिमम कितने चाहिए, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, दोनों में ही केस में कितने हो सकते हैं, 15 से ज्यादा डायरेक्टर नहीं हो सकते। क्या सवाल इस बार ऐसा भी आ सकता है, क्या 15 से ज्यादा डायरेक्टर हो सकते हैं, तो यहाँ पे बता दो, तो हो सकते हैं, वैसे तो मैक्सिमम ये लिमिट है, लेकिन अगर कंपनी स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर दे अपने बोर्ड ऑफ मीटिंग में, एनुअल जनरल मीटिंग में, तो क्या 15 से ऊपर भी जा सकते हैं, लेकिन आपको याद कितना रखना है कि मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 15। सवाल ऐसा आ जाए क्या इससे ऊपर जा सकता है, हाँ जा सकता है, एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा उसको, इसके लिए कंपनीज एक्ट ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, जो आपका आएगा नहीं, ठीक है ओके। यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, तो आंसर हो जाएगा 15। नेक्स्ट, इन अ पार्टनरशिप फर्म एवरी पार्टनर इज द प्रिंसिपल एज वेल एज द, पार्टनरशिप साझेदारी फर्म में अंदर हर पार्टनर एक दूसरे का क्या होता है, एक दूसरे का प्रिंसिपल भी होता है, साथ ही साथ क्या होता है, एजेंट भी होता है, यानी नियोक्ता भी होता है, और साथ ही साथ वो क्या होता है, उसका क्या होता है, अभिकर्ता भी होता है, तो एजेंट भी होता है, ये होता है। इसको क्या बोलते हैं, पिछली बार एक सवाल भी था टीआरए में, इसको बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी, इसका क्या शब्द कहते हैं, म्यूचुअल एजेंसी कहते हैं, इसको म्यूचुअल एजेंसी कहते हैं, राइट। यानी हर पार्टनर प्रिंसिपल भी है और उसके अधीन में काम करने वाला एजेंट भी, ठीक है। प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट कैपिटल एक दूसरे का क्या है, एक दूसरे का पूरक है, कॉम्प्लीमेंट, एक दूसरे का अगेंस्ट नहीं है, ये दोनों, ये प्राइमरी मार्केट छोटा हो गया, बड़ा मार्केट सेकेंडरी हो गया, एक दूसरे का क्या है, पूरक है, तो कॉम्प्लीमेंट टू विथ ईच अदर, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट करता है, एक दूसरे की हेल्प करता है, इधर वाला उधर भी जा सकता है, उधर वाला इधर भी आ सकता है, ठीक है। बाकी ये कुछ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स, मार्केटिंग मिक्स पढ़ा होगा तो उसके एलिमेंट याद होंगे आपको। प्रोडक्ट है क्या, बिल्कुल है सर। प्राइस है क्या, बिल्कुल है, यहाँ नॉट पूछा है, कौन सा, नहीं है। प्लेस है क्या, बिल्कुल है सर। पैकेजिंग है क्या, नहीं, पैकेजिंग वहां पे किसी प्रकार की कोई जरूरत नहीं। प्लेस का मतलब यहाँ हो गया प्रमोशन, है ना, प्रमोशन, प्लेस यानी प्रमोशन पे जाके, प्लेस पे जाके प्रमोशन कर सकते हैं, या फिर आपसे फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन समझ लो, क्या होता है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ये 4 मार्केटिंग मिक्स है, ठीक है। तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको प्लेस चाहिएगा, ये प्रमोशन हटा दो, यहाँ प्लेस चाहिएगा, और चौथा क्या है, चौथा है प्रमोशन। ये मार्केटिंग मिक्स के क्या है, 4 एलिमेंट है। कहीं पे भी पैकेजिंग नहीं लिखा हुआ, पैकेजिंग नहीं लिखा हुआ, ठीक है। नेक्स्ट, तो अपन नॉट ही पूछा था, नॉट इसका आंसर है। इफ अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी इज माइंड देन सेक्रेटरी, ये वैसे डिलीट हो चुका है कि सेक्रेटरी के रिलेटेड है, बाकी मैंने ये करवाया था कि अगर कंपनी माइंड है तो वो क्या है, तो वैसे आंख कान नाक है उसका, हाथ आईज और ईयर है उसका, ये होता है आंख कान आंख और हाथ है उसका, पर ये डिलीट हो गया तो उसको हटा देते हैं। नेक्स्ट, विच इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्लानिंग प्रोसेस अकॉर्डिंग टू जॉर्ज आर टेरी,
जॉर्ज आर टेरी के रिलेटेड जो पहला क्या है, ये भी वैसे 20वां क्वेश्चन भी डिलीट हो गया है ना, ये भी डिलीट हो गया है, ये आरपीएससी ने खुद ने डिलीट कर दिया था, इसका आंसर ही गलत है, ऑप्शन ही गलत है, ठीक है, आरपीएससी ने डिलीट कर दिया था। अभी तक तो कोर्स के हिसाब से डिलीट हुआ था, आरपीएससी ने डिलीट कर दिया था। 13वां क्वेश्चन कहाँ है भैया, ये भी वैसे आरपीएससी ने डिलीट कर दिया था, ठीक है, ये ऐसे सर्वसम्मति को मतलब नहीं था, इसके जो दूसरा ऑप्शन देना चाहिए था इनको, खुद ही डिलीट कर देती है, कई बार आंसर नहीं मिलता यार कुछ। एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिबल बाय लॉ, सिंपल सी बात, कॉन्ट्रैक्ट की मेन बेसिक डेफिनेशन ये कि एग्रीमेंट, जो एग्रीमेंट क्या हो, एनफोर्सिबल बाय लॉ, यानी कानून के द्वारा किया गया जो एग्रीमेंट हो, वो एग्रीमेंट क्या कहलाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। कॉन्ट्रैक्ट की मूलभूत बेसिक डेफिनेशन है कॉन्ट्रैक्ट, पढ़ा चुका हूं। वैसे ये 22वां भी डिलीट कर दिया था आरपीएससी ने। वैसे आज के मैटर में देखें तो क्या है, तो मैटर एक्सीडिंग, कौन से मैटर है जो नेशनल कमीशन में जाएगा, कितने नंबर से ज्यादा हो जाएगा, तो रिवीजन अपन कर लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट का है तो 1 करोड़, स्टेट का है तो 1 से 10 करोड़, और नेशनल का है तो अबाव 10 करोड़ से ऊपर वाले, तो आंसर इसका होना चाहिए 10 करोड़ के ऊपर वाले, ठीक है। ओटीईआई, ओटीसीईआई ये क्या है, इसका डेफिनेशन लिख लीजिएगा, ओटीसीईआई का, ओटीसीईआई, ठीक है, ये क्या है, ये है ओवर द काउंटर, फुल फॉर्म समझ लीजिएगा, ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ये क्या है, ये कुछ नहीं है, एक इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज सिस्टम है अपना, क्या है, इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक एक्सचेंज सिस्टम है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक एक्सचेंज सिस्टम है जो अपना एनएससी और इसमें चलता है, उसको बोलते हैं ओटीसीईआई बोलते हैं, जो पूरा शेयर मार्केट का चलता है ना, कैपिटल मार्केट का, इसका क्या चलता है, एक इलेक्ट्रॉनिक जो अपन देखते हैं ना, वो लाल पीली ऊपर नीचे होती है, आपने ब्रोकर का देखा होगा, या शेयर खरीदते बेचते हो, ये पूरा पूरा एक ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया के तहत, उस ऑर्गेनाइजेशन के तहत चलता है, इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक एक्सचेंज सिस्टम है पूरा, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक चलता है। पहले ऐसे खरीदते थे डीमेट अकाउंट से, आजकल सॉरी पहले ऐसे फिजिकल फॉर्म में शेयर खरीदते थे, आजकल डीमेट अकाउंट से काम हो जाता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज स्टॉक एक्सचेंज सिस्टम। जो चलाता कौन है, ओटीसीईआई, यानी ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। अच्छा, ये किससे प्रेरित हुई थी, ये जो सिस्टम है किससे लाया गया था, तो सवाल भी अपना यही है, ये लाया गया था आपका क्या ऑप्शन इसका, NASDAQ। ये क्या है, ये एक यूएस बेस्ड सेम ऑनलाइन एक्सचेंज सिस्टम है जो अमेरिका में है, वो उसी के तहत। तो इसमें पूछा भी ये गया है कि वॉज स्टार्टेड ऑन द लाइन ऑफ, किसको देखते हुए, तो NASDAQ, और इसका फुल फॉर्म भी आप लेने जाओ तो लिख सकते हो, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिक्योरिटीज, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिक्योरिटीज, नीचे दिख रहा है, सिक्योरिटीज डीलर्स ऑटोमेटेड कोटेशन, ऑटोमेटेड कोटेशन। वैसे इसकी डेफिनेशन जरूरत नहीं है, वैसे मैं रिवीजन क्लास में इसको लेके चलूंगा, अभी के लिए मैंने बता दी, ठीक है। तो ये क्या है, ये इंडिया का ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया का एक इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक एक्सचेंज सिस्टम है, जो किसको देख के बना हुआ है, यूएस का इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज सिस्टम जो उसका है, उसको देख के बना हुआ। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, उसका है NASDAQ, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिक्योरिटीज डीलर ऑटोमेटेड क्या कोटेशन, ठीक है। तो इसका आंसर होगा एक। तो ऐसा क्वेश्चन एक आध, हालांकि अपन कवर करते हुए रीजन, एक आध क्वेश्चन कुछ ऐसा भी आ सकता है, तो थोड़ा सा नॉलेज, आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। विच इज नॉट, यहाँ पे फिर पूछा, नहीं पूछ रहा है, नॉट द फंक्शन ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग का फंक्शन नहीं है इनमें से, इन नीचे दिए हुए में से क्या नहीं है, क्या गुड्स को परचेज और प्रोडक्शन करना क्या मार्केटिंग का काम है, बिल्कुल नहीं सर, गुड्स को परचेज, पहला ही आंसर सीधा हो जाएगा, चॉइस का फर्स्ट ही हो जाएगा कि गुड्स को परचेज और प्रोडक्शन करना मार्केटिंग का काम नहीं, वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट काम है, नीचे को पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, ठीक है। नेक्स्ट, अंडर वी सेक्शन कंपनी डिलीट हो गया, CS का क्वेश्चन है तो डिलीटेड, ठीक है, कंपनी सेक्रेटरी जो हट चुका है। विच बुक्स वॉज रोट बाय हेनरी फेयोल, जो मैंने बताया था हेनरी फेयोल के जो 14 प्रिंसिपल है, इसने 14 प्रिंसिपल दिए थे, कितने दिए थे, 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिए थे हेनरी फेयोल साहब ने। इन्होंने एक किताब लिखी थी फ्रेंच लैंग्वेज में, 1960 कह दो या 1970 कह दो, कई जगह 16 लिखा हुआ, कई जगह 17 है पढ़ने में। उस किताब का नाम क्या था वो पूछा गया है, उस किताब का नाम है एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियल एट जनरल। और मैं बार बार कहता हूं कि इसको इंग्लिश वर्जन में, किसमें, ये तो फ्रेंच में थी, लिखा हुआ फ्रेंच लैंग्वेज में, सवाल ये आ सकते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में या तो पूछेगा कब किया गया था, 1949 में किया गया था, उसका नाम क्या था, तो उसका नाम मैं लिखवा चुका हूं, कई बार आपको बता चुका हूं, नोट्स में भी इसको मैं कई बार कह चुका हूं। आपको ये तो पता हो गया कि इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ 14 प्रिंसिपल ऑफ, उसको बोला जाता है जनरल एंड, ये कौन सा क्वेश्चन चल रहा है आपका,
26, ठीक है। हम्म ठीक है, क्या पता, हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव इंडस्ट्रियल एक्ट, ये फ्रेंच में थी, इंग्लिश में इसको बोला जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, ये किताब का नाम था, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, जो इसका ही फुल फॉर्म था। और एक और चीज जो मैं बताना चाह रहा था, ये मैंने 14 प्रिंसिपल बता दिया। हेनरी फेयोल के बारे में सारी बात बता देंगे अपन रिवीजन क्लास में, मैं हेनरी फेयोल और एफडब्ल्यूएल की सारी बातें करते हुए चलूंगा। अभी इसी 2-3 तथ्य याद रख लो। एक तो इसने 14 प्रिंसिपल दिए थे, एक इसने इंग्लिश लैंग्वेज फ्रेंच लैंग्वेज में 1916 में ये किताब लाई थी जिसमें 14 प्रिंसिपल दिए थे, और इसका इंग्लिश वर्जन 1949 में आया था, उसका नाम था जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट आया था, राइट। और तीसरी बात जो है, इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, फादर ऑफ, क्या बोलते हैं, फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट, इसको क्या बोलते हैं, फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट के नाम से भी जाना जाता है। फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कौन है, एफडब्ल्यूएल, वो मैं आप कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, बता दूंगा मैं वहां पे, ठीक है। तो एक सिंपल सा सवाल पूछा था कि इसने किताब निकाली थी 1916 में, उसका नाम क्या था, तो एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियल एट जनरल, मोस्टली कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है, ज्यादातर ये सवाल पूछ रहे हैं। मार्केटिंग रिसर्च का फीचर क्या है, वैसे मार्केटिंग रिसर्च का फीचर क्या है, तो मार्केटिंग रिसर्च का फीचर है कि इंटेंसिव स्टडी, एकदम अध्ययन करना, आपको गहरा अध्ययन करना, बिल्कुल साइंटिफिक अप्रोच से करना, बिल्कुल, और डिसीजन टूल करना, ये तो ऑल ऑफ द बहुत सारे है, मार्केटिंग रिसर्च पढ़ा है उसमें, सारी ये सारी चीजें उसके अंदर अप्लाई होती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, हु सेड द मार्केटिंग कंप्राइजेस बोथ बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी। अब ये ऐसे सवाल आएंगे ना, इसका भी एक तोड़ है मेरे पास, मैं जब रिवीजन क्लासेस होगी ना, ऑथर वाली जो आपको दिक्कत होती है, किसने क्या बोला था, किसने कब क्या बोला था, सवाल 3-4 सवाल ऐसे आते ही आते, उसका तोड़ अपने पास, अपन तोड़ से अच्छी तरह से एक एक का, जैसे पाइल हो, एएम हो, एफडब्ल्यू टेलर हो, ड्रकर हो, हेनरी फेयोल हो, और भी जैसे व्हीलर हो, सबकी बात अपन करेंगे, किसने क्या क्या बोला था, जो मोस्टली आस्क है, ऐसे तो बहुत ज्यादा है, उनको कवर करना मुश्किल है, लेकिन इंपॉर्टेंट पढ़ लेंगे। तो ये सिंपल सी बात बोली कि मार्केटिंग, किसने कहा था कि बाइंग और सेलिंग करने की एक्टिविटी दोनों ही है मार्केटिंग, यानी खरीदने और बेचने की एक्टिविटी के सब कुछ आता है किसमें, मार्केटिंग के अंदर। तो ये बोला था आपके पाइल ने, किसने बोला था, पाइल ने, ठीक है, पाइल ने बोला था, याद रख लेना, याद रहे तो ठीक है, बाकी इसका तोड़ मैं अलग निकालूंगा, ये हर किसी की समस्या है, आज की नहीं, बड़े बड़े स्कॉलर की समस्या, याद नहीं रहता, बोल के वो तो निकल लिया, अपन को भुगतना पड़ता है। स्कोप ऑफ मार्केटिंग इंक्लूड, मार्केटिंग का क्षेत्र क्या आता है, विपणन का क्षेत्र क्या है, मार्केटिंग का स्कोप में क्या क्या है, क्या प्रोडक्ट और सर्विस है, पर्सन और प्लेस है, आइडिया एंड एक्सपीरियंस है, मैंने आपको हमेशा बोला था ऐसे सवाल आए तो हमेशा आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, सारी चीजें मार्केटिंग के अंदर, सभी चीज मार्केटिंग के अंदर आती है। तो ये तो 29 क्वेश्चन तो यहां पे हुए। अब पीछे के क्वेश्चन कहा है, तो सीधे इन्होंने क्या किए, 11 क्वेश्चन दिए नीचे जाकर, कहा, जब लास्ट आप जहां पे जाओगे ना, ये 140 पे जाके, 140 पे जाके फिर आपको बिजनेस स्टडीज के क्वेश्चन मिलेंगे, और बहुत इजी क्वेश्चन। इन विच बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन द लाइबिलिटी इज नॉर्मली लिमिटेड, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा अपने, प्रोप्राइटरशिप पढ़ा, पार्टनरशिप पढ़ा, कोऑपरेटिव सोसाइटी पढ़ा, कंपनी पढ़ा, सब पढ़ा, उसमें सबसे ज्यादा लिमिटेड, अगर नॉर्मली लिमिटेड किसकी लाइबिलिटी रही है, सबकी लाइबिलिटी लिमिट, उसमें 2-3 है जिसकी लिमिटेड लाइबिलिटी रहती है, लेकिन सबसे ज्यादा लिमिटेड लाइबिलिटी, सबसे बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो ये हो जाएगा, कंपनी। कंपनी की लाइबिलिटी हमेशा क्या रहती है, लिमिटेड रहती है, हमेशा क्या रहती है, लिमिटेड, अनलिमिटेड नहीं रहती, ठीक है, क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। विच फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज कॉम्प्लिकेटेड एंड एक्सपेंसिव, महंगा भी है और जटिल भी है, ऐसा कौन सा फॉर्म है, तो मैं आपको वहां पे भी कई बार पढ़ा था, मैं बता चुका हूं, कंपनी बनाना ही मुश्किल है, उसका सारा कॉम्प्लायंस, उसकी सारी चीजों को, व्यवस्था को मेंटेन करना भी उतना मुश्किल है, किनके कंपेयर में, दूसरे बिजनेस के कंपेयर में। पॉलिसी फॉर्मेशन इज अ फंक्शन ऑफ, पॉलिसी कौन बनाता है, नीति निर्माण कौन करता है, हमेशा चिल्ला चिल्ला के बोल चुका हूं, कौन करता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट ही करता है, और बाकी सारे क्या करते हैं, उसको फॉलो करते हैं। यहां पे ऑल ऑफ द अबव मत करके आ जाना, ठीक है, थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। विच इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का कौन सा फंक्शन नहीं है, तो 5 फंक्शन थे, आपको याद है, प्लानिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, ये सारे, पर उसमें कोऑपरेशन नहीं है, तो नॉट का आंसर देना है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है। अनपेड सेलर है, जिस सेलर को पैसा नहीं दिया गया है, जिसको अपने माल बेच दिया लेकिन पैसा नहीं मिला, ऐसे सेलर का के पास क्या राइट है कि वो अपने गुड्स को रीसेल करता है, कौन से गुड्स को वो रीसेल कर सकता है, इमीडिएट, बिना किसी से पूछे, भाई माल आपके पास क्या हुआ, आपने बेच दिया, पर माल आपके पास पड़ा है, अगले पैसा नहीं दे रहा है आपको, और माल अगर आपके पास पोजीशन है, तो आपको उसको बिना पूछे आप क्या कर सकते हो, उसको बेच सकते हो। किस सिचुएशन में ये होता है, जब गुड्स क्या हो, पेरिशेबल इन नेचर हो, क्या हो, पेरिशेबल यानी नाशवान प्रकृति का गुड्स हो, यानी खराब, जैसे सब्जियां वब्जियां, अब आज पैसा नहीं है, कल क्या कर लोगे, वो तो पैसा भी जाएगा और
माल भी जाएगा तो आपको आज उसको बेचना ही पड़ेगा। तो पेरिशेबल नेचर वाले गुड्स के लिए आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना, हाथों हाथ बेच दो। ये भी किसका है, ये भी है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, सेल ऑफ द गुड्स एक्ट का, ठीक है तो सवाल सेल ऑफ द गुड्स एक्ट का है, ठीक है। इसमें कैसे पूछा गया देख लेंगे अपन, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में इसको भी लिख दे, अलग से पूछा गया, हु कैन एंटर इनटू वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, नहीं हो सकता सर, माइनर के साथ कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, वो हमेशा क्या होगा, वॉइड एब इनिशियो, पढ़ा रखा है ना मैंने, वॉइड एब इनिशियो यानी वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरू से ही वो क्या होगा, वॉइड होगा, वो कोई मान्यता नहीं होगा, लीगल नहीं होगा। इंसॉल्वेंट के साथ एग्रीमेंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते सर। मेंटली रिटेयर्ड पर्सन यानी मंद बुद्धि वाले व्यक्ति से कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो बचा कौन, मेजर, हस्बैंड और वाइफ। मेजर वो आर्मी वाला मेजर या वो नहीं, मेजर मतलब 18 साल से व्यस्क, ठीक है, हस्बैंड एंड वाइफ। टेन्योर ऑफ मेंबर ऑफ नेशनल कमीशन अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, यानी अब ये 2019 का एक्ट पूछा जाएगा आपको इस बार। उसमें पूछा गया है कि नेशनल कमीशन के लोगों का, उनके मेंबर का पूछा हुआ है। मतलब दो चीज हो सकती है, या तो उसके प्रेसिडेंट का पूछेंगे या उसका मेंबर का पूछेंगे। आपको क्या पूछा गया, मेंबर का। अब इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था। एक नोटिफिकेशन तो ये जुलाई 2020 में, पिछली साल इसी समय पिछली साल आया था, उसमें काफी क्लियर कर दिया था। तो आपको मेरे भी इसमें काफी कंफ्यूजन था, मैंने भी एक जगह एमसीक्यू में प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया था, तो मैंने 67 की जगह 65 कर दिया था, उसको ओके कर दिया था। इसका आंसर तो ये आपके सामने 5 ईयर और 70 जो पहले था, ठीक है। अब क्या है उसको मैं लिखवाते हुए चलता हूं, आपके लिए काम आ सकता है तो देख लेगा। वैसे रिवीजन में मैं सारी चीजें करवाऊंगा आपको, मैं पहले ही बता रहा हूं, ठीक है। अपन देख लेते हैं एक बार, ठीक है। देखो सबसे पहले तो मैं स्टेट और डिस्ट्रिक्ट कमीशन की बात करता हूं। इनका क्या रूल है, इनका क्या नियम है, उसको देख लेते हैं, ठीक है। इनके मेंबर और किसकी बात कर रहा हूं, इनके मेंबर और प्रेसिडेंट का सेम ही रूल रहता है। मेंबर प्लस प्रेसिडेंट का रूल सेम ही रहेगा। क्या है, 4 इयर्स और 67 इयर्स एज, इन दोनों में से जो अर्लियर हो, जो सबसे क्या हो, अर्लियर हो, पहले आ जाए। या तो 4 साल की सेवा हो जाए या उसकी एज कितनी हो जाए, 67 ईयर एज हो जाए, ठीक है। जो इन दोनों में से पहले हो, ठीक है। सॉरी 67 लिख दिया, ये देखो ये कंफ्यूजन, 65, ठीक है। इसमें एक प्रोविजन और है जो मैं बता चुका हूं, इसमें रीअपॉइंट कर सकता है आदमी को। जैसे वो 4 साल उसके पूरे हो गए, अभी एज तो उसकी 65 साल ही है, लेकिन उसके 4 साल पूरे हो गए, तो उसको रीअपॉइंट किया जा सकता है फर्दर, कितने सालों के लिए, फर्दर 4 इयर्स के लिए, और 4 सालों के लिए रीअपॉइंट कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है, सब्जेक्ट टू, शर्त क्या है कि उसकी एज क्या है, 65 के ऊपर नहीं होनी चाहिए, एज 65 के नीचे होनी चाहिए। एक तो बात होगी स्टेट और डिस्ट्रिक्ट कमीशन के लिए, दोनों मेंबर और प्रेसिडेंट हो 4 साल या 65 साल उम्र, ठीक है। 65 अगर नहीं हुई और 4 साल पूरे हो गए तो 4 साल और अपॉइंट उसको कर सकते हो, लेकिन 65 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। सवाल अपना नेशनल कमीशन का था, उस पर ध्यान रख लेते हैं। नेशनल कमीशन, ये क्या बोलता है नेशनल कमीशन, नेशनल कमीशन का रूल है कि कितनी हो, 5 इयर्स, 5 साल की सेवा, या कितना, ये मैं लिखवा रहा हूं किसके लिए, ये लिखवा रहा हूं प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है। उसका जो प्रेसिडेंट है उसके लिए 5 साल की सेवा, 5 साल की नौकरी, या और कितना, 70 इयर्स एज, कितनी, 70 साल की उम्र तक वो क्या रखता है, नेशनल का प्रेसिडेंट रह सकता है। और अगर दूसरे मेंबर्स की बात करूं प्रेसिडेंट के अलावा, तो वही 5 इयर्स ऑफ सर्विसेज और 67 इयर्स एज होनी चाहिए उसकी, कितनी होनी चाहिए, 67 एज। ये याद रखना, यहां 70 और यहां 67 है, और वहां पे कितना था, यहाँ पे 4 और 65 है, पर वो रीअपॉइंट हो सकता है फर्दर 4 ईयर के लिए, ये याद रख लेना, ठीक है। ये मैंने सबका प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। काफी बच्चे पूछ रहे थे कि सर इसका कोई एक कंप्लीट बताओ ये, हालांकि यहाँ पे 70 दे रखा है, ये आंसर सही था। अभी ये 67 हो गया, क्योंकि ये किसका पूछा रखा है इसने, मेंबर का पूछ रखा है। अगर प्रेसिडेंट का पूछेगा तो 70 होगा। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन प्रिंसिपल है, जो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन प्रिंसिपल है, यानी अपवाद, जब भी अपवाद के सिचुएशन में हो तो मैनेजमेंट करते समय ये मैनेजमेंट अलग तरीके से होगा। हमेशा आप समझते हैं जो कोई भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, तो वहां पे मैनेजमेंट की स्टाइल भी बदलनी पड़ती है, पढ़ी लिखी चीजें नहीं चलती, वहां एकदम से डिसीजन लेना पड़ता है। तो कि ये जो सिद्धांत है कहां पे लगता है, जनरल सिचुएशन, आम सामान्य परिस्थितियों में लगता है, या फिर कॉम्प्लिकेटेड यानी जटिल परिस्थितियों में लगता है। नाम ही एक्सेप्शन है, यानी अपवाद के समय, तो हमेशा किस में लगेगा, जटिल में लगेगा, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में ही लगेगा। एक मैंने आपको जो अभी हेनरी फेल का बताया था ना, ये वो उसमें वहां पे बताया था, उसके 14 प्रिंसिपल है, जो मैं वीडियो ऐड करने का मेरा कारण है कि 14 प्रिंसिपल में से भी सवाल आ सकता है किसी भी एक प्रिंसिपल को उठा के कि इसका क्या है। जैसे मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन प्रिंसिपल का आ गया, वैसे किसी का भी आ सकता है।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, यानी गलत बताना हमें, क्या है इसमें फॉल्स है, गलत कौन सा है। क्या एडवर्टीजमेंट प्राइस को इंक्रीज करता है, बिल्कुल करता है, एडवर्टीजमेंट होने से प्राइस बढ़ेगी। क्या बिजनेस और प्रॉफिट डू नॉट इंक्रीज ड्यू टू एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट करने से बिजनेस और प्रॉफिट इंक्रीज नहीं होता है, क्या ये सही बात है, गलत बात है भाई, ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता, यही तो पूछ रहा था फॉल्स क्या है, तो यही इसका आपका आंसर सही हो जाएगा। बिजनेस और प्रॉफिट डू नॉट इंक्रीज ड्यू टू एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट की वजह से तो बढ़ता है, कम बढ़ेगा क्यों नहीं, वो तो बढ़ेगा। क्या एडवर्टीजमेंट मिसलीडिंग हो सकती है, बिल्कुल मिसलीडिंग तो चलती है मार्केट में। क्या एडवर्टीजमेंट इंक्रीज एक्स्ट्रावेगेंस, यानी फिजूल खर्च बढ़ाता है, बिल्कुल बढ़ाता है, एडवर्टीजमेंट बिन फालतू बड़े बड़े स्टार को एडवर्टीजमेंट कराओगे तो फिजूल खर्च तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ओके, तो आंसर हो गया सेकंड। अकॉर्डिंग टू फेल, फेल के अकॉर्डिंग एन एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन सुपीरियर ओनली, द स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू, हिंदी में पढ़ते हैं। फेल के अनुसार एक कर्मचारी को केवल एक ही पर्यवेक्षक द्वारा आदेश प्राप्त होना चाहिए, यानी एक एम्प्लॉय को एक ही सुपीरियर, एक ही मालिक से एम्प्लॉय होना, ऐसा नहीं कि एक एम्प्लॉय के 10 मालिक हो जाए, 10 मालिक बोलेंगे तो उसने कुछ बोला, उसने कुछ बोला, उसने कुछ बोला, तो वो कभी काम नहीं कर पाएगा, यानी ऑर्डर एक जगह से आना चाहिए। ये किससे रिलेटेड है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कमांड, क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कमांड। ये किसका है, ये 14 प्रिंसिपल जो होते हैं ना, उसमें से ये एक प्रिंसिपल, इसलिए मैं कह रहा हूं प्रिंसिपल ऑफ कमांड, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ऑर्डर, सेंट्रलाइजेशन, ये सब उसके 14 प्रिंसिपल है, चार तो इसमें दे रखे हैं यहाँ पे। आंसर क्या है, यूनिटी ऑफ कमांड, ठीक है। ओके सर, लास्ट एंड फाइनल, हालांकि ये क्वेश्चन डिलीट हो गया था आरपीएससी के द्वारा, आंसर गलत थे इसमें, चारों ऑप्शन ही गलत थे। कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब इंप्लीमेंट हुआ था, आंसर है 1 सितंबर 1972, ठीक है, ये तब इंप्लीमेंट हुआ था, राइट। तो यहां पे अपने सारे क्वेश्चंस भी पूरे होते हैं, मैंने सारे क्वेश्चंस वापस करवा भी दिया आपको, अच्छी तरीके से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया अपन ने। उसके साथ आगे की मैंने आपको अपनी स्ट्रेटेजी भी बता दी कि हम डाउट रिवीजन क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं, अभी भी जिसने कोर्स नहीं खरीद रहा है जल्दी से फटाक से कोर्स खरीद लीजिएगा आप, और उसके साथ साथ हम डाउट सॉल्विंग क्लासेस भी रखेंगे वाया जूम ऐप या जो भी है गूगल का जो भी ऐप होगा उसके थ्रू हम क्या करेंगे, एक डाउट सॉल्विंग क्लासेस भी रखते जाएंगे हर किसी की बार पर्टिकुलर टॉपिक वाइज, ठीक है। चलो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, जिसने कोर्स नहीं खरीदा आज ही डाउनलोड करें गूगल ऐप पे जाके, गूगल प्ले स्टोर पे जाके OneExam.in और फटाक से कोर्स खरीद लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।